नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वर्ष 2022-23 में स्थापित प्रमुख स्टैचुओं की बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां भी हासिल करेंगे। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हम तीन स्टैचू के बारे में बात करने वाले हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसके अलावा कुछ और स्टैचू की हम बात करेंगे। स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आदि। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले स्टैचू पर। पहला स्टैचू है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा। चित्र में आप देख रहे हैं ये कौन है? तो लौहमैन है ना। लौहमैन यानी जो लौह पुरुष बोला जाता है इनको। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको हम। आयरन मैन है ये। आयरन मैन यानी सरदार पटेल है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले लाइन में ही लिखा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा है कौन सी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है हमारी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहता है इसकी स्थिति कहाँ है? तो स्थिति कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर एक टापू है, जो कि सरदार सरोवर बांध से, नर्मदा नदी पर एक टापू है जो सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। और वो टापू का नाम क्या है? साधु बेट, जो कि गुजरात के भारूच में नर्मदा जिले के अंतर्गत केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। तो ये जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात के कौन से जिले में है? तो नर्मदा जिले में है। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी के एक टापू पर है। किस बांध के करीब है? तो सरदार सरोवर बांध के करीब है। और ये आसपास का क्षेत्र कौन है? तो गुजरात का भारूच है। अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो इसके ऊंचाई में हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है, या फिट में कहे तो 597 फिट है। आधार सहित, जो यहाँ आपको आधार दिख रहा होगा चित्र में, जो आप आधार चित्र में देख पा रहे होंगे, अगर आधार सहित इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो आधार सहित इसकी ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है, या 790 फिट है। इसकी अभिकल्पना, यानी इसकी अभिकल्पना किसने की है, यानी इसकी रचना में किनका योगदान है, इसकी बात हो रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना यानी इनके निर्माण में किसकी भूमिका है, कौन इसके शिल्पकार है, उसकी बात की जा रही है। तो अभिकल्पना या जो शिल्पकार में राम बी सुतार नाम है इनका, जिनकी ये शिल्पकार जो है इस मूर्ति के, उनका नाम राम बी सुतार है। निर्माण आरंभ कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2013 से ये प्रतिमा क्या की गई? बनानी शुरू की गई। उस समय इसकी नींव किसने रखी थी? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी थे उस समय। यानी 2013 में अक्टूबर 31 को नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो प्रतिमा है उसके बनाने की नींव रखी थी। निर्माण पूर्ण कब हो गया? तो 2018 के 25 अक्टूबर तक इनकी निर्माण क्या हो गई? पूरी हो गई। अक्टूबर 2018 में 25 अक्टूबर को यह निर्माण कार्य क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। अगर उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन इसकी कब हुई? तो उद्घाटन का डेट था 31 अक्टूबर 2018, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 31 अक्टूबर को जन्मदिन है हमारा सरदार पटेल का, जिसके अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या की? उद्घाटन की। अगर इसके लागत की बात करें तो इसकी लागत में आपको 2389 करोड़, 2389 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और इसको बनाने वाली कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, LNT शॉर्ट में बोलते हैं उनको। किसको समर्पित है ये प्रतिमा? तो आपने देखा ही कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, है ना। इन्होंने क्या किया था? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में अलग अलग रियासतें थीं। उन रियासतों को एक संघ के रूप में एकीकृत करने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। अगर इस
की डिजाइन की अगर हम बात करें कि ये जो प्रतिमा बना है उसकी डिजाइन की अगर बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता, ध्यान रखेंगे, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता मूर्तिकार राम बी सुतार, राम बी सुतार, राम बी सुतार, इनको क्या मिल चुका है? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा तैयार किया गया था। और इस प्रतिमा का जटिल कास्ट क्लॉडिंग का कार्य चीनी फाउंड्री जियांगसी टाइकॉन कंपनी ने की है, जिसको शॉर्ट में हम जेटीक्यू कहते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम सरदार पटेल की इस स्मृति के बाद, इस प्रतिमा के बाद अगर दूसरे सबसे बड़ी प्रतिमा की बात करें तो वो प्रतिमा कहाँ है? आपकी स्थित है चीन में है, स्प्रिंग टेम्पल में। और स्प्रिंग टेम्पल में दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन है? बुद्ध की है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 189 मीटर, यानी 502 फीट। तो विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा हुई वो सरदार पटेल की हुई। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो भगवान बुद्ध की है, जो कि स्प्रिंग टेम्पल में है। कहाँ में? चीन में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 153 मीटर। जबकि वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी थी? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई थी 182 मीटर थी। तो इससे छोटी और संसार की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि चीन में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं कुछ पॉइंट पे आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की कुछ पॉइंट पे। तो इसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानकारी लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां हम लोग ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके जन्म की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1875। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या किया गया था? मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। वो जो प्रतिमा बना था उसकी उद्घाटन भी 31 अक्टूबर को ही की गई है। तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने, भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बने, साथ में उप प्रधानमंत्री भी बने, यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री भी बने। वह भारतीय संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों के प्रमुख रहे हैं। यानी भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें जो संविधान समिति थी उसके कुछ हिस्सों के वो प्रमुख भी रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं या प्रमुख रहे हैं। अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त समिति के भी प्रमुख रहे हैं। इसके साथ प्रांतीय संविधान समिति के भी प्रमुख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इनमें किसानों की मुद्दों पर एकत्रित करने का कार्य जो है इन्होंने किया। बरदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बरदोली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजी गई थी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख नेता। सरदार का मतलब क्या होता है? प्रमुख नेता। तो किसने दिया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को? तो बरदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। इनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार का मतलब ही होता है प्रमुख या नेता। भारतीय रियासतों को भारतीय महासंघ में एकीकरण, इंटीग्रेशन का काम इन्होंने किया था। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो इसमें छोटे छोटे खंड थे, जिसको एकीकृत करने का, संगठित करने का जो श्रेय है वो सरदार पटेल को जाता है। भारतीय रियासतों को भारतीय महासंघ में एकीकरण के लिए राजी करने तथा इस कार्य के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। उन्होंने भारत को एक अग्रणी भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने हेतु भारतीय लोगों को
एकजुट होने का अनुरोध किया, एकजुट होने का अनुरोध किया, एकजुट। इसीलिए आज हम इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की, यूनिटी की बात हम कर रहे हैं। यह विचारधारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत पहल, आत्मनिर्भर निर्भर भारत पहल यानी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के रूप में परिलक्षित है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु, आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षण संघ के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, हो गई थी। ये जो स्रोत लिया गया है आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अपना अगला टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मक, एकात्मता की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थित है? सबसे पहला तो सवाल है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो मध्य प्रदेश एमपी के खंडवा जिले में है। कहाँ है? तो एमपी के खंडवा जिले में है। वहां के ओकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर है। कहाँ है? मंधाता पर्वत पर। ये कहाँ है ये पर्वत? तो ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर है। और ये ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत कहाँ स्थित है? तो खंडवा जिले में है। और खंडवा जिला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे एमपी के यानी मध्य प्रदेश के जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका क्या किया है? अनावरण किया है। और इसके साथ ही अद्वैत लोक की आधारशिला रखी है। अगर हम मंधाता की महत्व की बात करें तो मंधाता के कुछ महत्वपूर्ण महत्व यहाँ है, आपको अग्रलिखित है, नीचे देखने को मिल जाएगा। मंधाता द्वीप, मंधाता द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है ये मंधाता द्वीप। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला द्वीप दक्षिण की ओर स्थित है, पहला द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित है, जिसको हम ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमरेश्वर है। इस द्वीप में 14वीं और 18वीं शताब्दी में शैव, वैष्णव और जैन मंदिर है। 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव, वैष्णव और जैन मंदिर यहाँ देखने को मिलती है। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है। ओंकारेश्वर नाम जो है वो क्यों पड़ा है? द्वीप के आकार से लिया गया है ये नाम, जो पवित्र ओम जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम ओमकार के ईश्वर, ध्यान रखेंगे, ओमकार के ईश्वर, तो संक्षेप में उसे कहा गया ओंकारेश्वर की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। हम लोग आदि शंकराचार्य से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य जो हैं वह आदि शंकर, जिनकी जन्म और मृत्यु की तिथि लगभग में दी गई है 788 ईसा पूर्व से 820 ईसा पूर्व के बीच, तो वह आदि शंकर के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म केरल में हुआ था, केरल के कोच्चि के पास कलाड़ी में हुआ था। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में समाधि ली। 33 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने कहा समाधि ली थी? तो केदार तीर्थ में ली थी। कितनी आयु थी समाधि के समय? तो 33 वर्ष। वह शिव भक्त थे, वो शिव भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि वह एक युवा भिक्षु के रूप में
ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उनकी भेंट गुरु गोविंद भगवद पाद से हुई थी। वह 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में रहें। वो 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में रहें और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ओंकारेश्वर छोड़ दिया था और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने क्या किया? अद्वैत वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का क्या किया? प्रसार किया। वह लोगों तक इनके सिद्धांतों को पहुंचाया करते थे। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तो आपसे सवाल पूछा जाए अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे आदि शंकराचार्य। तो अद्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद के प्रतिपादकों में आदि शंकराचार्य को जाना जाता है। और वैदिक सिद्धांत, जिसमें उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियां इन्होंने लिखी हैं। वह बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। यानी आदि शंकराचार्य जो थे वो बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी रहे हैं। इनके प्रमुख शास्त्र की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा ब्रह्म सूत्र भाष्य, जिसको ब्रह्म सूत्र पर भाष्य के नाम से भी जानते हैं, भज गोविंद स्रोत, निर्वाण षष्ठ कंप्रा, करण ग्रंथ। पढ़ते हैं अगले स्लाइड पे हम लोग। अद्वैत वेदांत की अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत तो यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है। एक पुनरीक्षण विश्व दृष्टि जिसे वह प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त करता है, प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त करता है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, जो सभी चीजों की वास्तविकता है। अद्वैतवादी ब्राह्मण को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे समझते हैं। वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल आत्मन ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना की अवस्था में होती है। अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना की अवस्था में होती है। अद्वैत वेदांत एक क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म को के सामने है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड हमारा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। इक्वालिटी मतलब क्या है? समानता। यानी समानता की मूर्ति की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पैरों को मोड़े हुए एक व्यक्ति बैठे हैं, जिनको जिनके हाथ में ये दंड है। तो क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का कहते हैं, उद्घाटन किया था। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की उद्घाटन कब हुई? तो 5 फरवरी 2022 को। किसने किया? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये प्रतिमा किसकी है? तो प्रतिमा है रामानुजाचार्य की। ये कहाँ हुई है प्रतिमा की स्थापना? तो हैदराबाद के तेलंगाना में। तो अगर इसकी हम बात करें आगे तो वसुधैव कुटुंबकम, आपने सुना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरा जो है अपनी परिवार है। धरा यानी पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में है के विचार को कायम रखते हुए भारत की 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतिमा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। प्रतिमा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य आपके सामने है। यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा
216 फीट है, ना कि मीटर, जिसे पंचलौह यानी पांच धातुओं में कौन कौन है वो धातु? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के संयोजन से बनाया गया है। पंच धातु से बना है ये। कौन कौन से है पंच धातु? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। इससे बनाया गया है ये पंचलौह से। यह बैठी हुई मुद्रा में है। ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी कि बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर खरे मुद्रे में बोला जाए तो सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। गुजरात में है। गुजरात में कौन से नदी पर है? तो नर्मदा नदी के टापू पर है। ठीक है। अगर बैठी हुई की बात की जाए तो बैठी हुई में सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। यह प्रतिमा भद्रवेदी नाम के यह प्रतिमा भद्रवेदी नाम के जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, भद्रवेदी, है ना, भद्रवेदी नाम की 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय भी है। वैदिक डिजिटल पुस्तकालय है, अनुसंधान केंद्र है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, एक थिएटर है और श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण देने वाली एक शिक्षक या शैक्षिक गैलरी आदि भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो रामानुज जो हैं, सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता, तो सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के परोपकार थे, मतलब पैरवीकार थे। और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजा खोलने हेतु प्रोत्साहित किया था। पहले आपको पता होगा कि शूद्रों के लिए मंदिर की दरवाजाएं नहीं खुली होती थी, तो उस पे इन्होंने प्रयास किया। वह भी एक ऐसा समय समय में जब कई जातियों के लोग मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पहले शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उस समय इन्होंने प्रयास किया कि ये मंदिर का दरवाजा क्षुद्र जातियों के लिए भी खोला जा सके। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे, यानी शिक्षा के प्रसार में भी इनका योगदान था। जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची थी उन तक ये अपनी पहल से शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की प्रचार की, जिसका अनुवाद प्राय संसार ब्रह्मांड एक परिवार के रूप में किया जाता है। पूरी धरा एक परिवार है। उन्होंने अपने अभिभाषणों के माध्यम से मंदिरों में सामाजिक समानता, सार्वभौमिक भाईचारे, अपने विचारों को प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की। यानी मंदिरों में सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारा की प्रचार प्रसार करते हुए ये देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित लोगों को गले से लगाया, उनकी इस स्थिति के कारणों की निंदा की तथा शाही अदालतों, रॉयल कोर्ट्स से उनके साथ समान व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता, आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। रामानुजाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, शैक्षिक, आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया कि राष्ट्रीय एकता, लिंग, जाति, पंथ से पहले हर मनुष्य समान है, यानी हम सब एक हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये सारे जो स्रोत थे वो इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए थे। अगर इनके रामानुजाचार्य के जीवन परिचय की बात करें तो कुछ यूं है। वर्ष 1017 में तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु के श्री पोरबंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
ये इनकी जन्म कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु के श्री पोरबंदरू बंदूर में 1017 में हुई थी। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक थे, साथ में समाज सुधारक भी थे। उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण था। जन्म के समय उनका नाम क्या था? लक्ष्मण था। उन्होंने लाए इलाया पेरुमल इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। इलाया पेरुमल, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। तो दो नाम उनका मिला, एक बचपन का लक्ष्मण और दूसरा इलाया पेरुमल, जिसका मतलब होता है दीप्तिमान। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय, दो बातों की जोर दी गई। समानता और सामाजिक न्याय को समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं धाराओं को प्रेरित किया। उन्होंने उन्होंने अन्नमनाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। रामानुजाचार्य वेदांत रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद के उपशाखा के रूप में प्रस्तावक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। विशिष्ट द्वैत के वेदांत दर्शन के एक अद्वैत परंपरा है। यह सर्वगुण संपन्न परम सत्ता का अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र ब्रह्म के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है। उन्होंने नवरत्नों के नाम से प्रसिद्ध 9 शास्त्रों की रचना की। रामानुज ने क्या की? नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 शास्त्रों की रचना की, जो वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की। रामानुज ने के सबसे पहले महत्वपूर्ण लेखन में वेदांत सूत्र पर उनकी टिप्पणी श्री भाष्य सच्ची टिप्पणी है, और भागवत गीता पर उनकी टिप्पणी गीता भाष्य और गीता पर टिप्पणी के नाम से शामिल है। अन्य लेखन में वेदांत संग्रह, वेदों का अर्थ सारांश, वेदांत सार, वेदांत का सार और वेदांत द्वीप यानी वेदांत का दीपक शामिल है। उनकी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने और संसाधनों के अति दोहन न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने उस समय में संसाधनों के अति दोहन न करने की सलाह दी थी, जिसकी आवश्यकता आज भी हम सबको महसूस हो रही है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगली अगर बात हम करें तो अगला है हमारा स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। ज्ञान की प्रतिमा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ध्यान में रखते हुए उनकी इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है और उनको ये प्रतिमा समर्पित की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती में लातूर में, जो कि महाराष्ट्र में है, 70 फीट ऊंची मूर्ति, जिसको हम स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, अनावरण किया गया। 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में गई है। इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ लगाई गई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में लगाई गई है, जो कि महाराष्ट्र के लातूर में है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो कितने की है? 70 फीट की। ज्यादा डिटेल्स तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में आप अलग से पढ़ लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। नेक्स्ट स्टैचू हमारा क्या है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। सबसे पहले इसको हम समृद्धि की प्रतिमा भी बोलते हैं। समृद्धि की प्रतिमा। ये स्टैचू है कहाँ? तो स्टैचू जो है वो बेंगलुरु शहर में है। बेंगलुरु शहर में है। ये स्टैचू जो है वो आपकी बेंगलुरु शहर में है। और बेंगलुरु शहर कहाँ है?
तो कर्नाटक में है। यह स्टैचू जो है आपके बेंगलुरु शहर में है, और बेंगलुरु शहर आपके कहाँ है? स्टैचू जो है वो बेंगलुरु शहर में, और बेंगलुरु शहर कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक और वास्तुकार भी रहे हैं, जिस जिससे व्यापक रूप से इन्हें नाद प्रभु कैंप गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण बेंगलुरु के देवनहल्ली में कैंपवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। इनकी जो ये प्रतिमा है वो कहाँ बनाई गई है? तो बेंगलुरु के देवनहल्ली कैंप गौरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह प्रतिमा निर्मित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ये क्या है? कनक दास जयंती के अवसर पर यह उद्घाटन कब हुआ है? तो कनक दास जयंती के अवसर पर यह की गई है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? बसवराज बोम्मई और अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित थे जब उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे थे कनक दास जयंती के अवसर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो इस प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी शहर के संस्थापक के लिए बनाई गई सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में दर्ज की गई है। मतलब किसी शहर के संस्थापक, किस शहर के संस्थापक है ये? तो आपको पता है कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक हैं, यानी वास्तुकार रहे हैं बेंगलुरु शहर के, और बेंगलुरु शहर कर्नाटक में है। तो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में ये इसका नाम दर्ज है। चलिए, इसमें यह भी कहा गया कि 108 फीट ऊंची लंबी लिखी गई है या ऊंची ये प्रतिमा है, जिसमें तलवार जो आपको ये दिख रहा है, और तलवार की ही वजन कितने की है? 4 टन की है। इसे किसने बनाया? इस प्रतिमा को बनाने वाले कौन है? तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम बी सातुर ने बनाया है। और राम बी सातुर ने और क्या क्या बनाया है? तो गुजरात में जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसको भी राम बी सातुर ने बनाया है, जो कि एक शिल्पकार हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इनकी कृति जो है वो कौन क्या है? विधान सौधा, जो कि वहां पे महात्मा गांधी की प्रतिमा भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला लिबर्टी है, सॉरी, हमारा स्टैचू ऑफ बिलीफ है। स्टैचू ऑफ बिलीफ में आपको दिखाई दे रहा होगा भगवान शिव हैं। भगवान शिव भगवान भोले शंकर हैं, इनकी ये प्रतिमा है। विश्वास की प्रतिमा, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा गया, विश्वास स्वरूपम, भारत के राजस्थान के नाथ द्वार शहर में निर्मित हिंदू भगवान शिव की एक मूर्ति है। यानी विश्वास की जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है, वो विश्व स्वरूपम भारत के राजस्थान के नाथ द्वार में है, और हिंदू भगवान शिव की एक प्रतिमा है। भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। इसके जो मूर्तिकार हैं वो नरेश कुम्बात है, और 29 अक्टूबर 2022 को यह मूर्ति दर्शन के लिए खोली गई थी। स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है। शिव की मूर्ति की अगर दुनिया की सबसे ऊंची शिव की मूर्ति की बात की जाए तो ये आपकी स्टैचू ऑफ बिलीफ है। इस प्रतिमा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 369 फीट यानी 112 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा की कल्पना भारतीय व्यवसायी मदन पालीवाल ने की थी, और इसका निर्माण सापुरजी पालम जी ने किया है। तो हम लोगों ने कुछ स्टैचूज को देखा जो कि वर्ष 2022-23 के बीच शुरू किए गए इनके दर्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।